अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, SRO 350 में क्या मसाइल आ रहे हैं और टैक्स पेयर किन मुश्किलात का शिकार हैं, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुनीब अख्तर अंसारी साहब, आप नायब सदर हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद नदीम भट्ट साहब, आप FCA हैं, चेयरमैन हैं लाहौर टैक्स बार अकेडमी के। उनके साथ मौजूद हैं उमैर बाजवा साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं। और लाइन पर मुझे ज्वाइन करेंगे तारक महमूद मेव साहब, आप टैक्स एडवाइज़र हैं और साबिक चेयरमैन हैं सेल टैक्स रिफंड्स कमेटी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन। मुनीब अख्तर अंसारी साहब, क्योंकि आप लाहौर टैक्स बार ने 2-3 दफ़ा लेटर लिख चुका है BR के लिए 350 SRO पर, आप क्या समझते हैं कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए? बहुत शुक्रिया यूबी साहब आपका टैक्स और आवाम प्रोग्राम में मदऊ करने का। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से बताना चाहूँगा कि 350 जो SRO है उसके 8 तो पॉइंट हैं जो SBR ने इसमें SRO जो 7 मार्च 2024 को इन्होंने नोटिफिकेशन के ज़रिए ये SRO इशू किया है। उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स थी कुछ रिजॉल्व हो गई हैं। जैसे हमने टैक्स बार के प्लेटफॉर्म से लेटर लिखा है, बायोमेट्रिक का इशू था कि बायोमेट्रिक की डेट थी 31 जुलाई। जी जी, वो पूरा माह लोग बायोमेट्रिक करवाने जाते रहे, लेकिन वो बायोमेट्रिक का सिस्टम ओपन नहीं किया FBR ने। और तकरीबन 26 या 27 को जाके जब हमने लेटर काफ़ी लिखे, उसके बाद उन्होंने जाके उसको अलाउ किया और नादरा QC पे जाके फैसिलिटी दी कि अब लोग जाके बायोमेट्रिक जो है वो वहाँ करवा सकते हैं। जी जी। अब उसमें 2-3 दिन का मार्जिन दे दिया। 31 जुलाई लास्ट डेट थी। उसके बाद वो आपका सेल टैक्स का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ब्लॉक करने का भी उसमें SRO में लिखा हुआ है। उसमें हमने एक्सटेंशन का लेटर भी दोबारा मूव किया, तो वो हमारे लेटर जाने से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें डेट एक्सटेंड हो गई है। 31 अगस्त जो है वो FBR ने उसमें जो है ना इशू कर दिया है उसमें नोटिफिकेशन के, वो 31 अगस्त तक बायोमेट्रिक पूरे पाकिस्तान में सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन करवा सकते हैं। अब जो इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है यूबी साहब, वो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें हर टैक्स पेयर का राइट है कि वो जिस भी सेलर से कोई चीज़ परचेज़ करता है बाहर से, जी जी, तो वो इनवाइस को अपनी इनपुट क्लेम करने का या अनक्लेम करने का राइट रखता है। जी जी। अब एक बंदे ने लेस्को से अगर बिजली, वो कोई मैन्युफैक्चर कंपनी है, लेस्को से बिजली परचेज़ कर रहा है, तो वो लेस्को की इनवाइस अपने परचेज़ में इनपुट क्लेम करता है, उसका टैक्स क्लेम करता है, अपने आउटपुट के अगेंस्ट सेल टैक्स वो क्लेम करता है ताकि वो परचेज़ का टैक्स एडजस्ट कर दे और बाकी बैलेंस पेमेंट जमा करवा दे। अब जब हम लेस्को की इनवाइस जो भी टैक्स पेयर है वो उसमें डालता है, जी जी, तो वो जब एक बार डल जाती है तो वो उसमें डीलिंग का बटन ख़त्म हो जाता है। ना ही वो टैक्स पेयर रिटर्न फाइल कर सकता है, ना और उस इनवाइस को डिलीट कर सकता है, ना रिटर्न फाइल हो रही है। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि जो लेस्को है उसने अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं की। SRO 350 की एक ये भी कंडीशन है कि जब तक जो सेलर है वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेगा तब तक आप अपनी इनपुट उसमें क्लेम नहीं कर सकते और ना ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यानी कि इसमें राइट जो टैक्स पेयर का राइट है वो मजरूह है। जी, वो मजरूह है, वो क्लोज कर दिया। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि टैक्स पेयर का राइट है वो जो मर्जी इनवाइस को क्लेम कर ले या डिलीट कर दे, वो क्योंकि 6 माह तक का परचेज की इनवाइस ले सकते हैं। सही, ये लॉ है। दोबारा अनीब साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा। नदीम भट्ट साहब, आप लेक्चरार भी हैं, इस पर लेक्चरार भी देते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न में टैक्स पेयर के पास राइट मौजूद है, सेल टैक्स के रिटर्न में क्यों नहीं? जैसा कि अभी उन्होंने बताया जो शर्त रखी गई है, इस पे आप क्या इसको किस तरह देखते हैं? दूसरा, बैलेंस शीट का इसमें पहले से SRO में उस पर लोग सरापा एहतजाज रहे, ताजिर बरादरी भी रही। अब तीसरा जो इन्होंने SRO में सेल टैक्स की जो डेफिनेशन है, फ्रॉड की डेफिनेशन, उसको बहुत वसी कर दिया। इन 2-3 चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं? पहले मैं फ्रॉड की तरफ आता हूँ जी। काफ़ी सेमिनार हम लोगों ने किए हैं, फैसलाबाद में किए हैं, लाहौर में किए हैं और कल मैं मुल्तान था। देखिए, फ्रॉड की डेफिनेशन में 2-3 चीज़ें मेन है। अब देखिए, जो बंदा क्लेमेंट होता है हमेशा उस पर ये बर्डन होता है कि उसने ये साबित करना होता है कि एक बंदा उसने फ्रॉड किया है कि नहीं किया, या वो उसने मैल प्रैक्टिस यूज़ की हैं या थेफ्ट किया है, ब्राइबरी है, जो कुछ भी है, ये उस बंदे पे होता है जो क्लेम करता है। अब यहाँ आपने एक उल्टा कानून बना दिया है कि अगर आप फ़र्ज़ करें कोई कैलकुलेशन एरर है या आपने ज़्यादा इनपुट क्लेम गलती से क्लेम कर लिया है, तो तब भी, या सही क्लेम नहीं किया, तो उसको वो फ्रॉड की डेफिनेशन में डाल देंगे। प्लस अब जब FBR या डिपार्टमेंट उसका कहेगा कि भाई आप ये बताएं कि आपने ये इंटेंशनली किया या अनइंटेंशनली किया। अब देखिए, किसी की नीयत चेक करने की ताकत तो अल्लाह ने किसी बंदे को नहीं दी है, तो इंटेंट तो आप कभी नहीं बंदे की चेक कर सकते, और स्पेशली उस बंदे की जो कि आपको टैक्सेस
पे कर रहा है उसकी इंटेंट कैसे आप चेक करेंगे? एक तो ये बात है। दूसरी बात जो आपने दूसरा सवाल किया कि जी 236 जी और एच का जो इशू आ रहा है, नहीं इस पर हम बाद में बढ़ समाएंगे, लेकिन ये बैलेंस शीट का था। जी जी, बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। देखिए बैलेंस शीट, पहली बात तो ये है कि बैलेंस शीट, क्योंकि अमूमन ना लोग क्या करते हैं कि अपने अकाउंट्स ना जो सोल पार्टनरशिप या एओपी के केस में है ना, वो प्रॉपर अकाउंट्स बना नहीं रहे होते कंपनी के। अभी आदत नहीं है, ये एक्सरसाइज नहीं है ना, क्योंकि लॉ की पाकिस्तान में ना बेसिकली इंडिविजुअल और एओपी का ऑडिट मस्ट नहीं है, लाजमी नहीं है। कंपनी के लिए लाजमी है, वो ऑडिटेड अकाउंट्स बनाते हैं, ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, एससीसीपी उसे रेगुलेट करता है। इधर जो पार्टनरशिप है या सोल पार्टनरशिप अकेला बंदा है, वहां रेगुलेटरी बॉडी कोई नहीं है उसके पास, सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास वो रजिस्टर्ड हो गया, उसके बाद जो उनका तरीका एज पर पार्टनरशिप डीड है वो काम करेंगे। अब बैलेंस शीट की आदत इस तरह उस तरह नहीं डाली गई। अब लोगों को एक प्रॉपर अकाउंटेंट, देखिए जॉब्स भी निकलेंगी, इसमें एक फायदा तो होगा, कम से कम आपको एक अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट जो भी, वो लाजमी रखना पड़ेगा। ताकि देखें, अगर आप डॉक्टर रख सकते हैं, एडवोकेट रख सकते हैं, ठीक है, ड्राइवर रख सकते हैं, कुक रख सकते हैं, तो अकाउंटेंट क्यों नहीं रख सकते भाई? अगर अल्लाह ने एक जॉब क्रिएट कर ही दी है तो उस बंदे को भी दे दो। काबिल नहीं है बट साहब, वो ठीक है, लेकिन आप ऐसे करें। देखें बात यह है कि ये बात आपकी ठीक है कि अगर कोई दुकानदार है या कोई और बंदा है छोटे सेटअप में है, उसके लिए अकाउंटेंट अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसका हल यही है कि वो आप खुद कुछ सीख ले, फिर यही हो सकता है छोटा मोटा तरीका डिवाइस कर ले, लेकिन एटलीस्ट उसको जो देखें एक बिजनेसमैन है, अगर उसको प्रॉफिट का पता कैसे कमाना है तो थोड़ा सा बैलेंस शीट पे भी एफर्ट करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट अगर खुल गई जिसकी बट साहब, वो ये ऑडिट से भी ज़्यादा खतरनाक नहीं होगी? आप नहीं समझते जिस तरह बैलेंस शीट बनती है उसमें जिस तरह वो सारा कुछ उधार भी, कैश भी, चेकों के जरिए भी, वो तो कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा वहाँ तो टैक्स पेयर। इतना आसान नहीं होगा। अब चूंकि मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं इसलिए मुझे आसान लग रहा है, लेकिन वो जो नया बंदा होगा या वो बंदा, गाड़ी चलाने वाले को तो गाड़ी चलाना आसान लगती है, जिसको नहीं चलानी आती उससे पूछे। इतना कोई सीधा प्रोसेस नहीं है। लेकिन एक बात और भी है जो सच है, देखें इनकम टैक्स रिटर्न जब आप लोग फाइल करते हैं, ये बैलेंस शीट वही वाली है, इसको कोई सेपरेट बैलेंस शीट मत समझे। इट इज द सेम बैलेंस शीट जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न के साथ फाइल की है, वही आपने इधर देनी है। इसको ये ना समझे कि अलग से है। बट साहब इसमें सबसे जो अहम चीज़, जो मेरा पहला सवाल था, जिस तरह मशरूत कर दिया गया है खरीदार को सप्लायर के साथ, रिटर्न के साथ, आपने समझते कानून के खुद मुतसादम शराइत है। अगर एक बंदा टैक्स दे रहा है, दूसरा टैक्स नहीं दे रहा, फिर उसको पे भी वो शर्त लागू करें। आप तो एक जो टैक्स नेट में है उसके ऊपर तो आप ऐसी कदम लगा रहे हैं जो वो आटा भी गूंदना है और हिलना भी नहीं है और गूंदना भी है। देखिए बात यह है, ताली दोनों हाथों से बजती है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस की, इस दफा आपको मैं एक चीज बताता चलूं कि अब नेक्स्ट ईयर में जो बंदा अपनी गलत रिटर्न इनकम टैक्स की फाइल करेगा या इनकम्प्लीट होगी या 0-0 करेगा, उसकी मिनिमम पेनल्टी 182 सेक्शन में 5 लाख रुपए है। यानी कि जो जीरो की इनकम टैक्स रिटर्न जमा करेगा, रिटर्न फाइल तो गलत रिटर्न फाइल करेगा, इनकम्प्लीट करेगा या ज्यादा फिगर्स रिपोर्ट या कम करेगा, तो उस सूरत में जो पेनल्टी मिनिमम उन्होंने रखी है वो 5 लाख रुपए है। ये कम से कम है, ये ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न में 182 सेक्शन में इस फाइनेंस एक्ट में आ गया ये। लेकिन ये अभी लेकिन एक सच और भी है, ये सिर्फ अभी उन्होंने एओपी और कंपनी के लिए कहा है, अभी इसमें इंडिविजुअल का नाम शामिल नहीं है, तो वो आ जाएंगे अल्टीमेटली। लेकिन अब आपको दूसरी तरफ अपने रिकॉर्ड्स को प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। अब वो चाहे बैलेंस शीट, मतलब कानून पहले भी मौजूद थे लेकिन यूज टू नहीं थे लोग। अब एकदम एफबीआर ने, हुकूमत ने फैसला किया, अब लोगों पर मजबूर हो गए इनको लेकर नेट में आना है। उसकी वजह पता क्या, देखें अब वो अपनी जगह ठीक है, वो कहते हैं जी जो लोग फेक और फ्लाइंग इनवॉइस में इन्वॉल्व है ना, हम उनके लिए ये कर रहे हैं। अब उस चक्कर में वो जो इनोसेंट टैक्स पेयर है वो भी अंदर रगड़ा खा रहा है, जो कंप्लायंट टैक्स पेयर है उसको भी प्रॉब्लम हो रही है। हम ये कहते हैं जी, हम ये नहीं कहते कि जो बंदा गलत करे उसको छोड़ दें। फेक एंड जो आप बता रहे हैं जो गलत इनवाइस हैं, फेक इनवाइस हैं, उनका बिल्कुल खात्मा नहीं हो सकता अगर आप इनपुट ही खत्म कर दें सिंगल। जी यही पिछले 8 साल से मैं सजेशन दे रहा हूं कि भाई आप एक काम करें, आपको ये फ्रॉड की डेफिनेशन, फ्रॉड का विंग, I&I, आपको AOU वाले, आपको इंटेलिजेंस I&I, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करें, आप रिड्यूस रेट हमसे ले ले हर बंदे से। जैसे PR, जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं ना, हमारी रिसीट्स का 5% वो हमसे लेता है, इनपुट कोई नहीं मिलता, वो उनका हो गया, में वैट है, बिल्कुल ऐसे ही है। और कभी आपकी देखें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सेल पे चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। सेल पे चेक एंड बैलेंस रखें,
जितने चेक एंड बैलेंस आपने रखने हैं वो रख लें आप, लेकिन इनपुट आप फर्क कर दें, ठीक है। और ये एक पूरा सेल टैक्स का 1000 अरब रुपए की चोरी है सेल टैक्स में, वो वैसे खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। जी ऐसा ही है, रिफंड ऑटोमेटिक खत्म होंगे, ठीक है। अगर आप रिड्यूस रेट एक बंदे अब भी बट साहब जो मेरे इलम में है 111 जो सेक्शन है 0 रेटेड का 1125, उसमें फास्टर को सिर्फ सिस्टम के तहत रिफंड्स मिल रहे हैं, बाकी तो किसी को मिल ही नहीं रहे, एक्सपोर्टर को, दूसरों को। वो भी तो जुल्म है टैक्स पेयर के साथ। जी उनके फंड्स ब्लॉकेज हो जाते हैं, उनके लिए बड़े क्रिटिकल से देखें। अगर आपने एक पैसे लेके बंदे को वापस ही करने हैं तो आपने चार्ज ही क्यों किया था, उसको वैसे ही आप फ्री कर दे। सही कह रहे हैं। अच्छा उमर बाजवा साहब, आप 350 SRO है, इसकी हैसियत तो किस तरह देखते हैं उसे? 350 जो SRO है, ये बेसिकली जो इसकी जो ओरिजिनेशन है ना, वो इसलिए हुई थी कि एक स्कैम आया था 346 बिलियन का सेल्स टैक्स का। आपको पता है फेक एंड फ्लैंक इनवॉइसेस जो है, जिसकी अभी तक इंक्वायरी चल रही है। 3000 बंदे तकरीबन उसमें शामिल हैं। 3000 बंदे इन्होंने पकड़े हैं और उस पर अभी मजीद इंक्वायरी चल रही है। बेशुमार कंपनीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, AOPs हैं जो इन्वॉल्व हैं। कराची की भी बेशुमार कंपनीज हैं, लाहौर की बेशुमार कंपनीज हैं जिसमें ये इसमें इन्वॉल्व है। बेसिकली इसकी जो बर्थ है ना, वो SRO 350 की, उसकी रिजल्ट में ये बर्थ इसकी हुई है। अच्छा, अब ये बर्थ तो हो गई है, अब इसमें अगर हम 350 को तो पढ़ें तो इसमें बड़ी हार्ड एंड फास्ट उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए हैं, अदर देन मैन्युफैक्चरर के लिए, ट्रेडर के लिए, ठीक है। कि ट्रेडर ने जनाब अपनी बैलेंस शीट को करना है, अगर ट्रेडर जनाब बैलेंस शीट को मंथली अपडेट करेगा, प्लस अगर 5 टाइम इंक्रीज हो जाएगी तो उसको कमिश्नर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, फिर हर साल के आखिर पे उसको बायोमेट्रिक करनी, इस तरह की उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। अब ये है कि इससे क्या होगा, 2 इम्पैक्ट्स आएंगे सर। एक ये है कि गुड टैक्स पेयर, एक है बैड टैक्स पेयर। जो गुड टैक्स पेयर है वो डिस्करेज होगा। जैसे हम बेशुमार अभी बैठे ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन कर रहे थे कि बेशुमार इश्यूज आ रहे हैं, रिटर्न्स अभी तक फाइल नहीं हो पा रही हैं, सही कह रहे हैं, एंड एग्जिट सी नहीं सबमिट हो रहे। क्योंकि स्टिल इश्यूज आ रहे हैं कि सर ये SRO 350 को चौंके लाहौर हाई कोर्ट ने इसको सस्पेंड किया, लेकिन अभी भी स्टिल इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, रिटर्न सबमिशन नहीं हो रही। अच्छा, दूसरा सर एक और जो है इसमें इम्पैक्ट आएगा कि आप अभी रिसेंटली मैंने एक केस जो है वो उस पर प्लीड कर रहा था, केस उसमें जो है ना फेक एंड फ्लैंक इनवॉइसेस का है। अब सर उसमें जो मेरा टैक्स पेयर था वो 100% कंप्लाइंट था, 100% उसने कंप्लाइंस की हुई है, 100%। अब उसको चेक कैसे किया जा सकता है कि जब आप सेल्स टैक्स रिटर्न करते हैं या उसका पूरा प्रोसेस है, उसमें ये है कि आप उसकी सेक्शन 73 की कंप्लाइंस फुलफिल है, आप थ्रू बैंकिंग चैनल है, आपका स्टॉक इन एंड स्टॉक आउट हो रहा है, प्रॉपर्ली सारी आपने कंप्लाइंस की है तो ओके है। अब इसमें और सेल्स टैक्स इनवॉइस भी आपके पास है। अब उस टैक्स पेयर के जो है वो कह लें कि अनफॉर्चुनेटली, बल्कि अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि उसने हर चीज़ को पूरी किया हुआ था, लेकिन डिपार्टमेंट कहता है कि भाईजान इसने जो इनपुट टैक्स लिया, जो ट्रांजैक्शनल ट्री है, उस ट्रांजैक्शनल ट्री में ये फॉल करता है। इसने लिया A से लिया, B से लिया, C से लिया, ये पूरी चेन है। इसने जो A से लिया वो ठीक है ट्रांजैक्शन, लेकिन इसने जो Z से लिया वो ठीक नहीं है जी। अब इसका तो ट्रांजैक्शन A से हो रही है, उसका Z के साथ क्या ताल्लुक है? उस बेचारे को इस बेसिस पे रगड़ा लगा रहे हैं कि आपकी जो ट्रांजैक्शन पीछे चली आ रही है वो Z से चली आ रही है, लिहाजा आप टैक्स पे करें, ठीक है सर। इससे ये होगा कि आपका जो गुड टैक्स पेयर है वो डिस्करेज होगा। अब मेरी उससे क्लाइंट से बात हुई, उन्होंने कहा कि यार मैं हर फॉरम पे जाने को तैयार हूँ, मैं हाई कोर्ट जाने को तैयार हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इस तरह के ब्लैक मेलिंग में नहीं आऊँगा। जो मौजूदा टैक्स पेयर है उसकी हक तलफी के लिए खास तौर पर लाया गया, बहुत बड़ा सर ये कह लेंगे कि इसको मैं कहूँगा किलिंग SR होगा, कि मतलब हर तरह से बंदे को जो है, अब देखना एक मेन लगा दिया उन्होंने, चेक लगा दिया है कि आपकी अगर 5 टाइम से इंक्रीज होगी, कैपिटल मूवमेंट आपकी इंक्रीज होगी तो आपने कमिश्नर अप्रूवल रिक्वायर्ड है। आप बताएं उधर फिर उसके हाथ बंधे गए, वो फिर जाएगा डिपार्टमेंट जाएगा, उनके तल्ले करेगा सर आप प्लीज काइंडली इसको लो करें ताकि मैं जो है अपनी सिस्टम रिटर्न जो है वो सबमिट करूं। तो आपने एक ब्लैकमेलिंग कंटेंट फिर से FBR को दे दिया। पहले 2 लाख के करीब लोग सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, आप समझते हैं अगर इस SRO के बाद को 4 लाख या 5 लाख इनकी तादाद हो जाएगी? सर कैसे होगी? अब वो जो SRO को पढ़े हैं 350 को, तो उसने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। उसने क्या भाईजान पहले LRO साहब उसको वेरीफाई करेगा। पहले तो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन हो जाती थी, लेकिन अब क्या, अब फिजिकल इंस्पेक्शन होगी। पहले आपका FBR का बंदा पहले जाएगा, उसको फिजिकली इंस्पेक्ट करेगा कि आप वेदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या अदर देन मैन्युफैक्चरिंग, और फिजिकल इंस्पेक्शन होगी।
फिर उसके बाद स्क्रूटनाइज के बाद उसका बैंक अकाउंट देखा जाएगा। साल बाद करवानी पड़ेगी। बायोमेट्रिक अदर देन मैन्युफैक्चरर को बायोमेट्रिक साल बाद करवानी पड़ेगी। अब इस तरह के चेक्स लगा देंगे तो जो कह लेंगे ना बिजनेस जो है वो रुक जाएगा। बिजनेस जो है फाइनेंस एक्ट में एसआरओ में कोई पेनल्टीज भी ऐसी रखी गई हैं जो टैक्स पेयर के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। जैसे सर ने डिस्कस किया कि जो लेट फाइलिंग है, अब 3 कंसेप्ट बना दिए हैं कि एक फाइलर है, नॉन फाइलर है, लेट फाइलर है। ये सेल टैक्स की कैटेगरी में भी आएंगे। ये अभी मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, तो ये इनकम टैक्स की कैटेगरी में ऑब्वियसली सेल टैक्स में भी आएगी। जो सेल टैक्स है तो ऑब्वियसली है कि अगर आप उसको रिटर्न को लेट फाइल करते हैं तो काइबर रेट प्लस 3% वो आपका डिफॉल्ट चार्ज है। पेनल्टीज अलग से हैं, ठीक है, 25,000 पेनल्टीज अलग से हैं। ये सेल्स टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब इनकम टैक्स में क्या है, इनकम टैक्स में 3 कैटेगराइज कर दी हैं, फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर, ठीक है। फिर अब अगर तो रिटर्न आप फुलफिल नहीं करते, एज पर क्रेडेंशियल्स फुल नहीं करते, तो आपको उस पर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 5 लाख, ठीक है। अलॉन्ग विद वो अगर उसको नहीं करते देन इम्प्रीजमेंट है 1 साल की। तो ये कहने की बात ये है कि जो इससे जो गुड टैक्स पेयर है वो सर डिस्करेज होगा आपका। अच्छा, ये सेल टैक्स का वैसे फलसफा तो आम लोगों को समझ आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस ये आवाम से जो एंड कंज्यूमर उससे वसूल किया जाता है। जो टैक्स पेयर वैसे जो इनकम टैक्स अदा करता है वो भी सेल टैक्स अदा करता है, सिर्फ ये एंड कंज्यूमर पे जोर जाता है इसका। एंड कंज्यूमर जैसे आप कोई भी चीज़ मार्केट से लेके आते हैं तो उस पर वो सेल्स टैक्स चार्ज हुआ होता है, आप पे करते हैं उस पर, क्योंकि वो एंड कंज्यूमर ही देख रहा होता है। बाकी जितने भी विद होल्डिंग एजेंट हैं सेल टैक्स में जो इकट्ठा करके देते हैं वो खुद भी अदा करते हैं सेल टैक्स। ऑब्वियसली अदा करते हैं। ओके, उन्हीं अख्तर अंसारी साहब, इस एसआरओ के बाद इस एसआरओ में फाइनेंस एक्ट में जितने इख्तियारात सेल टैक्स में ऑफिसर को दे दिए गए हैं, आप समझते हैं टैक्स पेयर शिकंजे में फंस चुका है या अब ये शिकंजे में निकलेगा बाहर, टैक्स पेयर के अपने हुकूक रहेंगे या सारा साल वो खौफ की फ़ज़ा में रहेगा? 15 साल का रिकॉर्ड भी तलब किया जा सकता है, किसी के ऊपर ऑडिट के ज़रिए जेल भी हो सकती है, बहुत से इख्तियारात मिले। इस पर आप क्या कहते हैं? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी उनीब साहब। जी यूबी साहब, बिल्कुल आपने जो क्वेश्चन किया उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो SRO 350 है उसकी इतनी हार्डनेस है कि जितने भी बिजनेसमैन हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, इंपोर्टर सारे भाग रहे हैं। वैसे ही आपने न्यूज़ सुनी है कि 7 लाख प्लस पाकिस्तानी जो है ना वो मुल्क छोड़ के चला गया, और इसमें बिजनेसमैन भी शामिल हैं, क्योंकि इतनी हार्डनेस और इतने टफ ये SRO और ये टैक्सेशन के जो इन्होंने रूल्स पास कर दिए हैं कि जी बैलेंस शीट भी एक बंदा दे, और फिर वो उसमें जब तक सेलर रिटर्न फाइल नहीं करेगा बायर का इनपुट नहीं आ सकता, रिटर्न फाइल नहीं हो सकती, ऑडिट के लिए बुलाया जा सकता है, किसी ऑडिट के लिए बुलाया जा, पेनल्टीज इतनी हाई लगा दी हैं, ठीक है। अब जो बिजनेसमैन है उसके पहले ही अपने मसाइल हैं, उसकी अपनी ट्रांजैक्शंस क्लियर नहीं हो रही हैं, फिर उनके वो कॉन्ट्रैक्ट के मसले हैं। अब वो इन टैक्सेशन के जितने भी मसले मसाइल हैं उसके अंदर वो नहीं आना चाहते। वो जितनी मैन्युफैक्चरर हैं वो बांग्लादेश चले गए हैं, कोई दूसरे कंट्री चले गए हैं। इंपोर्टर जो हैं वो जितने इंपोर्टर हैं मैक्सिमम यहाँ से उन्होंने अपना सारा बोरिया बिस्तरा उठाया और वो दुबई में चले गए हैं। वहाँ वो टैक्स फ्री पोर्ट है, वहीं वो इंपोर्ट करते हैं और थ्रू अफ़गानिस्तान वो इधर पाकिस्तान में मटीरियल ला के वो सेल कर रहे हैं। अव्वल तो वो दुबई से ही सेल परचेज इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, वही सेल कर देते हैं, पाकिस्तान लाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मोस्टली इंपोर्टर जो है ना वो दुबई जाके बैठ गए हैं। एक्सपोर्टर जो थोड़े से रह गए हैं उस पर भी उन्होंने टैक्सेशन डबल कर दी है। पहले 1% टैक्स था एडिशनल, अब 1% मजीद लगा दी है, ठीक है। अब वो एक्सपोर्टर के लिए भी प्रॉब्लम, तो देखो कितना बड़ा टैक्स लग गया है, एक्सपोर्टर के प्रॉफिट पे भी तो टैक्स लग गया। अब वो ही मैं कह रहा हूँ कि बिजनेसमैन का शिकंजा इतना तंग कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बिजनेस करना मैं समझता हूँ बड़ा ही टफ और मुश्किल कर दिया है। फिर एक नई स्कीम ताजर दोस्त भी इन्होंने अनाउंस कर दिया है, उसमें भी अपने मसाइल है कि वो हर इलाका वाइज टैक्स का रेट बना दिया है। अब एक दुकानदार है, उसकी इतनी इनकम ही नहीं है तो वो इतना टैक्स कैसे देगा? और वो फिर उन्होंने कहा जी वो जितने भी ऑफिसर हैं वो विजिट करेंगे, जाके देखेंगे। मतलब इतनी हार्शनेस, और मैं नहीं समझता कि बिजनेसमैन को इस टैक्स नेट में आएगा। टैक्स पेयर के हकूक़ की जंग लड़ने के लिए चैम्बर्स आगे आते हैं या टैक्स बार्स आती हैं जी, जो उनके हकूक़ की जंग लड़ती हैं। जब भी कानून कोई ऐसा आता है टैक्स बार सरापा एहतजाज होती हैं या चैम्बर होते हैं। अब जैसे जैसे SROs आ रहे हैं, तरामीम की जा रही हैं और जितनी सख्त की जा रही हैं, टैक्स बार भी सरापा एहतजाज होते हैं, चैम्बर भी, लेकिन होता कुछ ही नहीं है। ये क्या वजह? नहीं होता तो इसलिए कुछ नहीं है कि टैक्स बार की तरफ से हमने जितनी उसकी नुमाइंदगी की है और लेटर लिखे हैं, मेरा ख्याल है उसमें कुछ तरामीम FBR ने या चेयरमैन ने या उनके मिनिस्टर साहब ने की हैं।
लास्ट सेमिनार था हमारा बूरबन में, तो हमारी मीटिंग फिनांस मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान के उनके साथ भी हुई है और उनको हमने SRO 350 के बारे में भी बताया, उसकी प्रॉब्लम्स और टैक्स पेयर हेडल्स के बारे में बताया कि सर ये SRO जो आपने इशू कर दिया ये टैक्स पेयर के लिए मुनासिब नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, इसमें अगर आप तरमीम कर दें या इसको ख़त्म कर दें तो फिर ही हम समझते हैं कि ये कोई मुल्क के लिए बेहतर जो है ना खुशहाली तरफ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें उनसे डिस्कस की हैं, बताई हैं, तो कुछ वो चीज़ें मान भी लेते हैं, कुछ डिस्कशन में आ जाती हैं। अब मैं जो समझता हूँ, अब जिस तरह रिटर्न का मामला थे 28 तारीख को आप उसकी सिस्टम से उसको दुरुस्त कर रहे हैं, यकम से आप उसको लागू कर रहे हैं। SRO 350 मार्च में आ रहा है जी, अप्रैल में आ रहा है, लागू पहले आपने कर दिया, सिस्टम में बात में आ रहा है। नेग्लिजेंसी है ना FBR की कि 1 जुलाई से उनको चाहिए था कि बायोमेट्रिक सिस्टम को एक्टिव करें ताकि पूरे पाकिस्तान से जो लोग हैं वो अपना बायोमेट्रिक बनाना शुरू कर दें, 31 जुलाई से पहले वो एक्टिव करके दें। आप 26 को उसको एक्टिव कर रहे हैं, 4 दिन का टाइम है, तो पाकिस्तान में कैसे वो लोग बायोमेट्रिक करवाएंगे? सही है, ठीक है। फिर उन्होंने डेट एक्सटेंड की है। इसी तरह रिटर्न में होता है, रिटर्न लॉन्च करते हैं, उसमें गलतियाँ होती हैं, सितंबर तक जाके वो रिटर्न ठीक करते रहते हैं, फिर हम एक्सटेंशन फाइल करनी पड़ती है, चलाए जाते हैं। 30 सितंबर आखिरी तारीख है, जमा नहीं करवाएंगे तो ये होगा। बेफजूल वो जितना भी पैसा ज़ाया होता है कौम का पैसा, वो भी तो फजूल ज़ाया होता है। उस हवाले से भी मैं कहना चाहूँगा, जो चैम्बर की बात की है आपने, मैं समझता हूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो इदारा है बेसिकली वो प्योर बिजनेसमैन का इदारा है, उसमें तमाम बिजनेसमैन रजिस्टर होते हैं, जानते वो टेक्निकल चीज़ों को नहीं जानते, लेकिन देखें बिजनेसमैन उसमें रजिस्टर होते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स तो कम अज़ कम उनको बताएं ताकि वो चैम्बर की तरफ से आवाज़ उठे और वो चैम्बर की तरफ से उनको लेटर जाएँ कि वो उनके प्रॉब्लम बताएं कि जी हम बैलेंस शीट नहीं बना सकते, हमारे पास ये मैकेनिज़्म नहीं है, हम अपना अकाउंटेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, या इसमें कोई थोड़ी नरमी लेकर आएँ, या इसमें जो कम अज़ कम सेलर जो रिटर्न फाइल अगर नहीं कर रहा तो उसकी पेनल्टी उसको लगाएं, हमें क्यों लगा रहे हैं। अब एक चेन है, 3 बंदे के जो है ना ABC कंपनी ने अपनी सेल डाली है, A कंपनी ने मटेरियल दिया B को, B ने दिया C को, किसी वजह से अगर B कंपनी ने या A ने रिटर्न फाइल नहीं की तो पूरी चेन की रिटर्न रुक जाती है। सही है, कोई भी बंदा रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, ना ही पेबल निकलता है, ना रिटर्न फाइल कर सकता है। वो आप क्या समझते हैं 350 में कौन सी ऐसी शर्तें जो ख़त्म कर दिया जाए तो टैक्स पेयर को भी मुश्किलात ना होंगी और टैक्स कलेक्टर को भी नहीं होगी और टैक्स प्रैक्टिशनर को भी नहीं होगी? सर मेन इसमें यही है कंडीशन के, एक तो ये जो इन्होंने कंडीशन लगाई है ना, जो इसमें रूल जो इन्होंने 18A जो सब रूल A है उसके अंदर जो उन्होंने इसमें 350 में लॉन्च किया है, उसके अंदर जो उन्होंने ये कंडीशन लगाई है कि जब तक सेलर रिटर्न फाइल नहीं करेगा परचेजर इनपुट क्लेम नहीं कर सकता, प्रोविजनल रिटर्न बनेगी और देन रिटर्न उसके बाद उसकी फ़ाइल होगी। ये जो कंडीशन है मैं समझता हूँ कि ये ख़त्म होनी चाहिए। ये ज़्यादती है कि एक बंदे की गलती का खमियाजा दूसरी कंपनी क्यों भुगतेगी, दूसरा बंदा क्यों उसको में आए और पेनल्टियाँ क्यों दे। अगर एक बंदे की गलती की वजह से दूसरा बंदे की रिटर्न लेट फाइल होती है, उसका भी इनपुट वेस्ट हो जाता है, अगली कंपनियों को वो सेल डाल रहा है, उनका भी इनपुट उनको नहीं जा रहा। वैसे भी इंसानी हकूक है, वैसे खिलाफ एक बंदा, उसका गुनाह क्या है? उसका गुनाह क्या है कि आप उसको क्यों इसकी सजा दे रहे हैं कि अगर किसी एक कंपनी ने गलती की है तो पूरी चेन की रिटर्न क्यों रोक रहे हैं? ये तो बिल्कुल इलीगल अवॉइडेबल इशू है और बल्कि इस पे हाई कोर्ट ने सस्पेंड भी किया है, लेकिन वो इन पर्सोनम किया है जिस भी टैक्स पेयर ने रिटर्न फाइल इश्यूज आज तक कोर्ट में इस तरह इसी के भी इश्यूज हाई कोर्ट में बिल्कुल हाई कोर्ट में इसका स्टे चल रहा है, अभी फाइनल जजमेंट आनी है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि सस्पेंड हो जाएगा। नदीम भट्ट साहब, SRO 350 देखो हुकूमत ने टैक्स तो लेना है, उसके बगैर गुजारा भी नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो कौन से ऐसे शिकम है जिनको स्टेक होल्डर के साथ बैठ के अब भी दुरुस्त किया जा सकता है? क्योंकि आप देखो इसको पहले लेके आ रहे हैं, लागू कर रहे हैं, सिस्टम में आप 26 को ला रहे हैं, ये भी तो जुल्म है। ये पहले आप स्टेक होल्डर से मुशावरत कर लें, उसको बेहतर कर लें, उसके बाद सिस्टम में लाएं। देखें, आप ज़रा थोड़ा सा पीछे चले जाए ना, तो 7E आया था डीम्ड इनकम पे टैक्स, सुपर टैक्स आया था 4C में, और CBT आया था सेक्शन 8 के अंदर जो फाइनेंस एक्ट का था। ये तीनों लॉज बने, बाद में अप्लाई बैकडेट पे किए, और तीनों को तीनों कोर्ट में पड़े हुए हैं। 7E फिर सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। सुपर टैक्स आपका किसी हद तक चले, ऑनवर्ड उन्होंने पिछले साल फारग कर दिया है, ऑनवर्ड अप्लाई किया है। और जो CBT है, CBT में कैपिटल वैल्यू टैक्स है आपके एसेट्स हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान, और रिसेंटली इन्होंने जो बजट दिया है ICT के अंदर उन्होंने स्पेसिफाइड घर और फार्म हाउस पे ना उन पे भी लगा दिया। अब क्या आपको नहीं लगता कि CBT इज़ ए सॉर्ट ऑफ वेल्थ टैक्स? आप पहले ही वेल्थ टैक्स को सस्पेंड कर चुके हैं, एक इनकम से मैंने टैक्स
टैक्स पे किया और उसे एसेट क्रिएट किया, उस पर कैसे टैक्स लग गया? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपकी परमिशन देता है तो आप उसके मुताबिक लॉ बना सकते हैं। पहले आपने सिर्फ गाड़ियों पे लगाया और फिर अब आप आईसीटी को भी बीच में, ठीक है, वो कहते हैं जी वो सूबा नहीं है, वो फेडरल का हिस्सा है, तो वो उसमें लगा सकते हैं। अब सवाल यह है कि जब तक आप कोई कानून, जैसे अभी ताजर दो स्कीम को भी ले लें, 350 को ले लें, ये 6-7 एग्जाम्पल आगे पीछे ऐसी हैं। अगर आप स्टेक होल्डर, चैम्बर और बार के साथ बैठ के ये बात कर लेते कि भाई हम वी आर गोइंग टू, हम कब कहते हैं ना लगाएं आप, हम कब कहते हैं ताजर दो स्कीम नाकाम हो, हम कब कहते हैं कि जी सुपर टैक्स ना लगाया जाए? ये तरीक़ेकार दुरुस्त होना लेकिन चाहिए। उसका जो तरीक़ेकार है ना, ऐसी बेसिकली लड़ाई उस पर हो रही है, वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो बात यह है कि अगर आप बैठ के बात कर लेंगे, तरीक़ाकार वदा कर लेंगे, यही लोग आपको पैसे देने को तैयार हैं। लेकिन वो हैरेसमेंट, ब्लैकमेलिंग और अनड्यू इन्फ्लुएंस और गलत असेसमेंट और बाकी चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं कि यार अब बंदा कारोबार करे या इस। अब आपको एक और चीज़ बताता चलो, आज की डेट में अब ये 1 जुलाई से ऑनवर्ड, एक तो ये हो गया कि जो नॉन सैलरीड पर्सन का रेट है मैक्सिमम वो 45% पे चला गया। अब 45% वो है, अगर उसकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हुई तो 10% सरचार्ज भी है। ठीक है, वर्कर्स वेलफेयर फंड अलग है, WPPF आपका कंपनी के ऊपर अलग है, सुपर टैक्स अलग है, 7E अलग है, मिनिमम टैक्स। ओ भाई अल्लाह के बंदो, क्या एक बंदे ने जिंदा रहना है तो वो कितने के लेने हैं पैसे आपने उस बंदे से? तो इसलिए हम ये चाहते हैं आप टैक्स लें, फिर भी हम कहते हैं चाहे वो सेल टैक्स है। देखें जी, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का दफ्तर है, इनकम टैक्स मैं पे करता हूँ, सेल टैक्स PRA को पे करता हूँ, प्रोफेशनल टैक्स मैं पे करता हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स मैं पे करता हूँ, जितने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में टैक्सेस हम पे करते हैं, बिजली के ऊपर पे करते हैं, जहाँ जहाँ जो बनता है हम कंप्लायंस करते हैं। लेकिन आप एक बैठ के, मैं ये नहीं कहता ना चार्ज करें, बिल्कुल चार्ज करें, बट उसका तरीक़ाकार वदा कर लें, कोई मसला नहीं है। सेक्टर है उनको साथ बिठाएं, मामला हल हो सकता वो ये तो नहीं कहेगा कि जी मुझे चार्ज ही ना करें। अब आपने एक्सपोर्टर्स को एतमाद में लिया, वो बेचारे इस्लामाबाद तक पहुंच गए, नॉक किया उन्होंने एंड तक। कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं जिन्होंने एहतजाज किया, वो टैक्स भी वापस ले लिया हुकूमत ने, या तो फिर सारे एहतजाज करना शुरू कर दें। अब कुछ ऐसे लोग भी जो एहतजाज भी नहीं करते। पेट्रोलियम कंपनीज वाले हैं, इन्होंने कैसे 236G और S से छूट दिलवाई? उसने पता क्या कहा? उन्होंने कहा भाई बात ये है, जब तुम्हें पेट्रोल ही नहीं मिलेगा तो घर से बाहर कैसे निकलोगे, सफ़र कैसे करोगे? फिर काम कर लेना। फिर उसके बाद फ्लोर मिल वाले आ गए, उनके साथ टाइम लेके उनको, उनकी जो स्ट्राइक थी उसको कॉल्ड ऑफ किया गया। फिर सीमेंट वाले आ गए। अब सारे लोग पाइपलाइन में पीछे आ रहे हैं। जिस सेक्टर के पास ताकत होगी, वॉइस होगी, वो करवा लेगा, या जो भी होगा वो तो वक्त बेहतर बताएगा। अच्छा बट साहब, वैसे 236G और 236H इसके बहुत से इश्यूज सामने हैं। आपको बता दे तो इस पे हमारी ना बहुत बहस हुई है। देखें बात ये है, अब डिपार्टमेंट क्या चाहता है और टैक्स पेयर क्या चाहता है। पहले हुआ क्या, उन्होंने ये कहा कि जितनी भी सप्लाई चेन के अंदर लोग आएंगे, यानी मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर, होलसेलर, डीलर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, ये सब सप्लाई चेन का हिस्सा है। बट साहब मेरे साथ एक दोस्त लाइन पर हैं, उसके बाद आपकी गुफ्तगू को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। ये इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं तारक महमूद मेऊ साहब। अस्सलाम वालेकुम तारक साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले SRO 350 के बारे में आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं अफजल अयूबी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने टैक्स और आवाम के अंदर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए जो है ना मुझे मदऊ किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बात की है 350 SRO के हवाले से, तो इसमें बेशुमार चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि मतलब तातुल का शिकार भी हैं, मबहम भी हैं, और टैक्स पेयर के साथ काफ़ी जो है ना इसमें फाइलिंग के हवाले से देखें, हम रिटर्न की, सेल रिटर्न की फाइलिंग के हवाले से देखें तो काफ़ी इशूज़ आ रहे हैं। स्टार्ट में जब आया था 7 मार्च 2024 आया था, तो इसमें सबसे पहला जो एक इशू रेज़ हुआ था बैलेंस शीट के हवाले से था, जो कि इंडिविजुअल्स और AOPs और जो सिंगल मेंबर कंपनी शेयर होल्डर हैं उनके हवाले से ये अदर मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक इन्होंने एक कदगन लगाई थी। एक उन्होंने कहा था कि जी बैलेंस शीट जो है ना तमाम के तमाम जो अदर मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो चाहे इंडिविजुअल हों, AOP हों, चाहे वो सिंगल मेंबर कंपनी हो और SMC प्राइवेट लिमिटेड वाले, तो वो अपनी बैलेंस शीट जमा करवाएंगे। इस मामले में एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि उसमें भी काफ़ी इशूज़ आए, बाद में खैर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिजॉल्व हुए। देखिए, जो कंपनीज ऑर्डिनेंस की हम बात करें 2017 के हवाले से, तो उसमें जो रजिस्टर्ड होते हैं उनके हवाले से अगर किसी का ऑथराइज कैपिटल 5 लाख या से ज़्यादा होता है कि उस पर जो है ना वो इम्प्लीमेंट होता है कि वो अपनी बैलेंस शीट जमा करवाएं।
तो मेरा ये मानना है कि ये इंडिविजुअल्स के लिए, AOPs के लिए जो इन्होंने काम किया था, अगर ये गवर्नमेंट ने, FBR ने इसको इम्प्लीमेंट करना था तो डेफिनेटली इसमें जितने भी ट्रेड हमारी एसोसिएशंस हैं उनको लूप में लेते, अवेयरनेस, उनको सबसे पहले अवेयरनेस देते, देन उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करते, ना कि जो है ना ये 350 SRO आया और फ़ौरन से इम्प्लीमेंट हो गया। तारक महमूद मेयो साहब, इस SRO 350 के बाद रिफंड्स के जो इश्यूज आ रहे हैं वो क्या हैं? 350 SRO के बाद जो रिफंड्स के जो इश्यूज हैं, FBR ने गलबन मार्च 23 के अंदर STGO 9 और ऑफ 2023 का एक STGO निकाला था जी। उस STGO के अंदर उसमें यह था कि उससे पहले क्या हो रहा था, जितने भी हमारे मैन्युफैक्चर कम एक्सपोर्टर्स थे उनको रिफ़ंड फास्ट के थ्रू रिफ़ंड मिल रहा था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने क्या किया है कि जो 5 सेक्टर थे जिसमें हमारे टेक्सटाइल आते हैं, कारपेट आते हैं, सर्जिकल आते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स आते हैं, ये जो मतलब है कि सेक्टर थे ना 5 सेक्टर जो 1125 में फाइल करते हैं, उनको तो FBR ने फास्ट के थ्रू रिफ़ंड देना मतलब है जारी रखा, लेकिन अदर देन जो ना 5 सेक्टर थे उनको उन्होंने रिफ़ंड उस तरह वो बंद कर दिया और कहा गया कि उनको मैनुअल रिफ़ंड प्रोसीड करेंगे या ERS के थ्रू वो प्रोसेस होंगे लोकली जो ना फील्ड फॉर्मेशन। मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि जब यहाँ पे हम लोकली रिफ़ंड के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि जी हमारे टारगेट, हमारे जोन के टारगेट नहीं अचीव हो रहे, शॉर्टफॉल आ रहा है, बजट का शॉर्टफॉल है, या हमारे पास जो है ना रिफ़ंड को जब यहाँ प्रोसेस के लिए जाते हैं तो बहुत मुश्किल होती है रिफ़ंड को प्रोसेस करवाने में कि जो मतलब है कि फील्ड फॉर्मेशन में जाएं या लोकल RTOs में जाएं एज़ कम्पेयर टू फास्टर में देखें, एक एक्सपोर्टर है, चाहे वो 5 सेक्टर में फाल करता है ये नहीं करता, वो मैन्युफैक्चर कम एक्सपोर्टर है, वो गवर्नमेंट के तो एक्सचेकर में बेनिफिट है ना जी, वो फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसको इक्वली बेस पे जो है ना जितने भी मैन्युफैक्चर कम एक्सपोर्टर्स हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, उनको जो है ना रिफंड फास्ट के थ्रू देना चाहिए। तारक महमूद साहब, ये भी बताइएगा कि सेल टैक्स रिटर्न और सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन में जो मसाइल आ रहे हैं उनको हल किया जा सकता है? सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन का जो मैटर है वो पहले बड़े स्मूथ चल रहा था और लोग सेल्फ बेक उसकी रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, वो बहुत ईजी था कि हम सिस्टम में जाते थे और उसका 1/8 फॉर्म फिल करते थे और सबमिट करते थे, रजिस्ट्रेशन हो जाती थी। इंडिविजुअल है, AOP है या वो कॉर्पोरेट सेक्टर में आता है, चाहे वो मैन्युफैक्चर ही क्यों ना हो। उसमें इस चीज़ को बेहतरी लाने की उसमें ज़रूरत थी। FBR को चाहिए था कि उसका एक ऐसा मैकेनिज्म बनाते कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अगर एज ए मैन्युफैक्चरर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उनको आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 2 मंथ उसकी स्क्रूटनी की जाती, उसके विजिट वेरिफिकेशन मार्क होता और फिर फैसला FBR करती कि मैन्युफैक्चरिंग का इनको कंटिन्यू करना चाहिए या कि वो एज ए होलसेल काम का इनको वो देना चाहिए सर्टिफिकेट। ये बिल्कुल यकसर इन्होंने इस वक्त उसको ख़त्म कर दिया है, जो कि मैं समझता हूँ कि ये टैक्स पेयर के साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक देखिए जब से ये ख़त्म हुआ है ऑलमोस्ट 1.5 से 2 माह हो गए। मैं समझता हूँ कि जो रेशो पहले चल रही थी रजिस्ट्रेशन के हवाले से, अब वो कहीं ना कहीं 5 to 10% रेशो आ गई है उसकी। तारक महमूद मेयो साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि जो सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन पर्सन है उसको अब किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी होगा? पाकिस्तान में इस वक्त FBR बहुत एक्टिव हुआ है, चूँकि ज़ाहिर बात है कि हमारी जो कम्युनिटी है इसको कभी अवेयरनेस नहीं रही टैक्स देने के हवाले से, और अब चूंकि एकदम FBR ने बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को टाइट किया है। वो बेसिकली टाइट नहीं है, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब हुई है ना, तो हम समझते हैं, टैक्स पेयर समझता है कि ये पता नहीं FBR ने कौन से लॉज को इम्प्लीमेंट कर दिया है, कौन सी चीज़ों को ज़्यादा लेके आ गए हैं। तो मेरा ये है कि बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के हमें टैक्स देना चाहिए, लोगों को टैक्स नेट में आना चाहिए और पाकिस्तान की इकॉनमी में अपना पार्ट बनना चाहिए। डेफिनेटली जब हमारी इंडस्ट्रीज़ और हमारी जो है इकॉनमी मतलब स्टेबल होगी तो डेफिनेटली जो है ना हमारा पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा, हमारे फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट देती है उसमें भी डेफिनेटली इजाफा होगा। तो मेरा ये है कि जो इसमें जो रजिस्टर्ड हो गए हैं उनको डेफिनेटली हर लिहाज से चाहिए कि चाहे उनके जो टैक्स मैनेजर्स हैं या अकाउंटेंट हैं या टैक्स एडवाइज़र्स हैं या टैक्स लॉयर्स हैं या कोई भी हैं, कि उनको भी डेफिनेटली अब अपनी आंखें खोल के और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो FBR के हैं लेके चलना पड़ेगा। मेरा जहाँ तक ख्याल है कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है कि जो FBR ने जो चीज़ें दी हुई हैं उसके हवाले से अगर हम अपने ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करते हैं तो कितना मुश्किल टास्क नहीं है कि जो अचीव ना कर सके हम। बहुत शुक्रिया तारक महमूद साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन जी। बट साहब 236 जी और एच की बात हो रही है, इससे पहले हमारी आपसे असल में बात यह है कि सप्लाई चेन के अंदर उन्होंने क्या कहा है कि दो काम किए उन्होंने पहला काम ये किया कि सेक्टर उन्होंने जो रिस्ट्रिक्टिव थे पहले 8-10 थे, उनको कहा जी ऑल सेक्टर जो होंगे जो भी इसके अंदर आएगा सब पे आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जो नॉन ATL में था उनके रेट्स उन्होंने बढ़ा दिए, जो 1% था उसको 2.5 कर दिया है, जो 0.5 था वो 2.5 है, जो भी था वो उन्होंने नॉन ATL वालों के लिए बढ़ा दिए। अब हुआ ये, जब ये हो गया तो जिनके पास ठीक है, जिनके पास वॉइस थी, जिनका प्रेशर था, उन्होंने तो अपना काम ठीक करवा लिया। लेकिन सवाल ये है कि बाकी जो लोग अभी अंदर अवेलेबल हैं, अच्छा अब सवाल ये है कि मैं ये भी नहीं कहता कि ये लोग रजिस्टर्ड ना हों, लेकिन बात यह है कि आप उनके साथ तरीका बैठ के जब तक वजह नहीं करें, प्रॉब्लम फिर वही है। जब तक आप देखें ना, एक बंदे का अगर मार्जिन ही 2% है तो आप उससे 2% कैसे ले लेंगे। फिनांस एक्ट 2024 आया, इससे पहले 3-4 तरह मीम भी आ गई, ताजर दोस्त आ गया, SR 350 आ गया, और फिनांस एक्ट 2024 लॉ एक्ट वो भी आया। इन सारों को लाने का मकसद तो दस्तावेजी मुआशत था, टैक्स नेट को बढ़ाना था या कुछ और था? नहीं देखें आप इस पूरे, मैं चूँकि 4-5 सेमिनार कर चुका हूँ, इस सारे को चाहे FED पढ़ लें, इनकम टैक्स पढ़ लें, सेल टैक्स पढ़ लें, कस्टम्स पढ़ लें, इन सब के अंदर 95% आपको रेवेन्यू मेजर नज़र आएंगे। उन्होंने टारगेट अपने जो हैं, उन्होंने जैसे सीमेंट पे 2 रुपये पर केजी था, वो 3 पे प्रपोज हुआ, 4 रुपये पर केजी लग गया उसको। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के ऊपर FED बढ़ा दी गई, ठीक है। आपके पैक्ड दूध के ऊपर रेट्स बढ़ा दिए गए, जितनी एग्जम्पशन थी या रिड्यूस रेट थे उनको उठा के उन्होंने या तो डाल दिया स्टैंडर्ड में, और जो आपके ज़ीरो रेटेड थे उनको भी उठा के या तो स्टैंडर्ड में ले गए या रिड्यूस में ले गए। इन सारे को पढ़ने के बाद फिर पावर्स की, जैसे आपने बात की, पावर्स में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया। ठीक है, हम कोई किसी की पावर से डरते नहीं है, लेकिन अनड्यू पावर नहीं आपको देनी चाहिए, क्योंकि उसका फिर मिसयूज भी हो सकता है। ताकत आपको पता ना, ऐसी चीज़ है किसी के पास आ जाए तो वो प्लस भी कर सकता है, माइनस भी। हर बंदा उठाता है ना, और नहीं उठाता तो आज तक जितने 76 साल में असेसमेंट जिन्हें भी अफसरों ने किए, जो अदालतों में सिफर जाके हो जाती हैं, कभी किसी ने पूछा उनसे? लेकिन एक जितना सफ़र टैक्स पेयर करता है, जितना पैसा खर्च करता है, उसकी भी तो हिम्मत है वो। शायद इसलिए कि भी है, देखें हम चाहते हैं कि आप भी कभी कारोबार करके देखें, ताकि आपको पता चले कि यार सिर्फ आप ये ना कहें कि भाई मैं तो सिर्फ रिकवरी ऑफिसर हूँ या लेने वाले हैं। हम देने वाले कभी नहीं बनते, कभी देने वाला भी बन के देखो, इस तरह भी आके देखो कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। फिर अच्छा, इतना कुछ आपने डबल कर लिया, बजट पहले से ज़्यादा कर लिया, ठीक है, डेफिसिट है। सवाल अब ये है कि इतना बोझ क्या लोग उठा पाएंगे? क्या लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आप ले रहे हैं? उनको एतमाद, मैं ये नहीं कहता, मैं फिर वही एक बात, मैं हर जगह पे यही कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप टैक्सेस ना कलेक्ट करें, बिल्कुल कलेक्ट करें, लेकिन उसका तरीका का, मिनिमम टैक्स का भी इश्यूज आ रहे हैं। वो पिछले 5 साल से जी हो ये रहा है। जैसे ही आप उसके अंदर अपनी कंप्यूटेशन बना के फीड करेंगे, जो आपने बनाई हुई है, वो कभी क्या करता है, जहाँ अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, इनकम है, वहाँ पे कभी वो लायबिलिटी आपकी एक्चुअल से ज़्यादातर वो एक्चुअल बढ़ा देता है। कम, बहुत ऐसी सिचुएशन जहाँ कम होता है, रेयर केसेस में कम होता है, या तो वो बढ़ जाता है, ठीक है, या कम होने के भी चांसेस, या बराबर कर देता है, लेकिन कम होने के चांसेस बहुत कम है। अब अगर इस पे ना ट्रिब्यूनल की जजमेंट है, वो ये कहती है कि अगर कोई भी रिटर्न, कोई सर्कुलर इनकंसिस्टेंट विद द लॉ होगा तो प्रिवेल लॉ करेगा, क्योंकि लॉ कहेगा तो मैं टैक्स दूंगा ना आपको। आप अपनी मर्जी से मुझे कहें जी मेरा 2 लाख बनता है, आप कहें जी 5 लाख दे दो, वो मैं क्यों दूंगा भाई? मेरा वो लॉ ने कहा ही नहीं मुझे कि, तभी तो वो जजमेंट आई है। तो अभी तक उसको, हमारी रिक्वेस्ट है IT के जो मेंबर हैं, FBR के और ऑडिट के, कि ये दोनों वो बैठेंगे तो काम होगा। IT वाले बंदे को टैक्स का नहीं पता, टैक्स वाले बंदे को IT का नहीं पता। जब तक वो दोनों बैठ के नहीं देखेंगे भाई लोग क्या कह रहे हैं, वर्किंग हम आपको बना के देते हैं, आप उसका फार्मूला उसके अंदर चेंज कर दें। और अगर आप ये नहीं कर सकते, फ़र्ज़ करें एक बंदा कहता है यार इतना टाइम नहीं है, या हम ये नहीं इस तरह हो सकता, तो आप उसको ओपन कर दें। एक बंदा अपनी रिटर्न अगर गलत फाइल करता है तो लॉ के मुताबिक 122 में अमेंडमेंट है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, टोटल ऑडिट है, बहुत कुछ है आपके पास, लेकिन उसकी पावर आप रिटेन करके बैठ गए, ये बड़ा अजीब सा है। नदीम भट्ट साहब, टैक्स पेयर की दाद रसी के लिए वफाकी टैक्स महोत्सव का एक अदारा है, आप उसके मेंबर भी हैं, आप समझते हैं कि वाकई टैक्स पेयर की दाद रसी हो रही है? FBR के अफसरान जो ज़्यादतियाँ, जुल्म ज़्यादतियाँ करते हैं टैक्स पेयर के साथ, कभी किसी को रिलीफ मिला हो, किसी के साथ जो ज़्यादती का इजाला हुआ हो? देखिए, पता क्या, आप दो चीज़ें ना इस वक्त मिक्स ना करें। FTO का पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, पहले वो समझ लें। FTO का ऑब्जेक्टिव टैक्स काम करना नहीं होता।
अगर कोई बंदा अनड्यू टैक्स आपकी तरफ निकाल रहा है, अपनी पावर से एक्सीड कर गया है, इनजस्टिस हुआ है, एसआरओज आ रहे हैं, जितने इख्तियारात अफसर को मिलेंगे आपके इस 350 पे ना, अभी मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी उसमें पार्टी बना हूँ। मैंने लाहौर टैक्स बार से मशवरा किया कि लोग बड़े तंग हैं, जो आपने लेटर लिखा है ना वो मुझे भी दे आप। वो मैंने वो देखा, उसको वेट किया, और मैंने सीधा हमारे डॉक्टर आसिफ जहाँ साहब है जो इसके हेड हैं, इस्लामाबाद में बैठते हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं और बात सुनते हैं तहम्मुल से और उसका जवाब देते हैं। ये लेटर उनको मार्क हुआ, 5 अगस्त डेट मिल गई है FBR को, सारे बार सबको लेटर्स आ गए हैं कि भाई 5 अगस्त को पैरावाइज कमेंट्स दें, क्योंकि सारा सिस्टम जो है वो बंद हुआ है। हमारा मकसद देखें, बीइंग एज मेंबर, मेरी ड्यूटीज़ के अंदर जब मुझे लेटर मिला था उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर डिपार्टमेंट या टैक्स पेयर कहीं कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो कि हमारी सोसाइटी, हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह है, आपने वो पिन पॉइंट करनी है। तो मैंने ये मैं भी पार्टी अंदर बन गया, मैंने ये लेटर मार्क किया और मुझे भी कॉपी CC हो गई है। वो 5 अगस्त को डेट जो है ना उसकी फिक्स हो गई। अच्छा भट्ट साहब, यह पूरा 2024 और 25 का जो बजट है, महकमा और हुकूमत, फोकस सेल टैक्स होगा या इनकम टैक्स होगा? नहीं, अभी तो दोनों पे ही है। देखें, बात ये हो रही है, आप अगर आप थोड़ा सा 2 साल पीछे जाए ना, तो इंटेंशन ये है कि जितनी एग्जम्पशंस और टैक्स क्रेडिट जो अवेलेबल है विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने ख़त्म होना है, और वो ख़त्म कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप देखेंगे पहले आपको जो होता था हाउस रेंट अलाउंस था वो ख़त्म हुआ, ठीक है, रेट्स उन्होंने बढ़ा दिए। जितनी एग्जम्पशन है इस दफ़ा सब्सिडी जो गवर्नमेंट आपको देगी, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिए, उस पर भी एग्जम्पशन थी वो ख़त्म हो गई है। आप अगर उधर चले जाएंगे क्या कहते हैं सेल टैक्स के अंदर, तो उसमें जैसे अभी मैंने आपको दूध का बताया, सीमेंट, FED, हर तरफ ना, चाहे वो FED है, FED सीमेंट पे है, आपकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के ऊपर है, प्रॉपर्टी पर भी लगी है FAD जी। उन्होंने ट्रांसफ़र पे ये कहा है कि 3, 5 और 7 है। 3% है ATL वाले के लिए इनकम टैक्स में जो होगा, और 5% है जो लेट फाइलर होगा, और 7% है जो नॉन ATL के अंदर होगा। लेकिन अभी इसके प्रोसीजर उन्होंने करने हैं। अच्छा भट्ट साहब, फाइलर कौन होता है, नॉन फाइलर कौन होता है? देखिए, बात यह है, अब ना फाइलर और नॉन फाइलर नहीं है, अब एक्टिव टैक्स पेयर और नॉन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है, एक्टिव टैक्स लिस्ट जिसको हम कहते हैं। रिटर्न्स वक्त पे फाइल करेगा, कंप्लायंस करेगा, वो ATL एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट है। वो फाइलर। अच्छा, एक्टिव टैक्स पेयर की 2 लिस्ट हैं, एक इनकम टैक्स की है, एक सेल टैक्स की है। ये दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग हैं। ये अभी जो लेट फाइलर आया है वो इनकम टैक्स के अंदर आया है, ठीक है। अब तो उन्होंने 3 कैटेगरीज बना दी ताकि लोग वक्त पे कंप्लायंस करें, वरना वो डिफॉल्ट सरचार्ज पे करके ना तो अंदर लोग आ जाते थे। कोई आना चाहता है तो वो लेट फाइलिंग में रहेगा, लेट फाइलर रहेगा, उसको तो फायदा नहीं है। चीज़ ऐड कर देते तो लोगों की सहूलत के लिए, और उन्होंने जो 1A रूल बनाया ना 10th शेड्यूल का, वो ये कह रहा है कि अगर एक बंदा लास्ट 3 टैक्स ईयर में अपनी रिटर्न वक्त पे फाइल करेगा, टाइम लेके, या बोर्ड ने एक्सटेंड किया टाइम, अगर आप कर देते हैं, लेकिन आपसे 23 में आपसे गलती होगी कि आप किसी वजह से आप वो वक्त पे रिटर्न नहीं फाइल कर सके, तो अब आप लेट फाइलर कंसिडर नहीं होंगे। और जो पहला बंदा होगा फर्स्ट टाइम जो टैक्स नेट में आएगा, उसके लिए मैं बता दें तो मेरा ये ख्याल है कि उसको ना, ये पहले भी सवाल हुआ है, उसको एक लेटर कमिश्नर इनकम टैक्स को लिखना है। देखें, कंपनी और AOP अगर नहीं आती है तो उसकी तो पैदाइश अभी हुई है ना, उसको मिल जाएगा स्टेटस, लेकिन इंडिविजुअल को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि पैदा वो पहले का हुआ है। अगर आप पिछले सालों में आप करोड़ों रुपए कमा के मुझे ये कहें मैं पहली दफ़ा आया हूँ, तो आप पिछला सारा मुझे खाता क्लियर कर दें, सर वो तो हम उसकी फेवर में नहीं है। अच्छा उमर भाई साहब, आप क्या समझते, क्या हल, क्या सोल्यूशन क्या है 350 SRO के और सेल टैक्स के मसाइल के हल के लिए जो लोग सरापा एहतजाज हैं, किस तरह ये ख़त्म हो सकता है? पहली बात तो ये है कि जो बिज़नेस को है ना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सर एक कंसेप्ट है कि कारोबार में जो है ना वो ईजनेस पैदा की जाए। इस तरह के सर जो SROs है ना, इससे बिज़नेस डिस्करेज होता है सर। अब जो छोटा जो बिज़नेसमैन है सर, वो वैसे ही आपको पता है मैशत के जो हमारे हालात हैं, मुल्की जो हालात हैं इस टाइम पे वैसे बड़े इस टाइम वो ख़राब हुए हुए हैं। तो अब अगर आप इस तरह के SROs देंगे, मुश्किल टैक्सेशन लेके आएंगे, तो बिज़नेस में डिस्करेज होगा। तो बेहतर है कि सर आप एक जो है ना फिजिबल इन्वायरमेंट क्रिएट करें जिससे बिजनेसमैन फले फूलेगा। तो अगर बिजनेसमैन फले फूलेगा तो आपकी इकोनॉमी फले फूलेगी। जैसा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने कोरोना के दौरान वो 25 सर्विसेज पे 17 पे 5% किया, आज तक भी वही चल रहा है।
18% से लेके वो 5% कर दिया गया था। तो इस तरह के सर आगे ही आपकी मैशत के बेचारे की बुरी हालात हैं, तो इसको मज़ीद इसको बलडोज ना करें। वैसे ही आप सारे सेक्टर्स का बलडोज कर चुके हैं, जैसे एक्सपोर्टर्स का जिक्र हो रहा है। अभी सर वो टेक्सटाइल का भी टिकर चल रहा था कि टेक्सटाइल में बुरे हालात है सर इस टाइम। पहले 2000 वो तो एप्टामा सबसे ज़्यादा सरापा एहतजाज है IPPs के खिलाफ, उन मुआहदों के खिलाफ सरापा एहतजाज है। अब वो आपने जो अब फाइनेंस सेक्टर अब ले आए हैं उसकी वजह से अब वो जो आपका एक्सपोर्टर है, जो आपका टेक्सटाइल सेक्टर है, जो आपका प्रॉपर्टी सेक्टर है, ये सारे बुलडोज हो चुके हुए हैं। इस टाइम सारे परेशान है कि यार मुल्की हालात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। एक किस्म की कह रहे हैं एनार्की की सिचुएशन जो है वो पैदा हो रही है। आप नहीं समझते इसका जो फाइनेंस एक्ट आ गया या ये जितने भी असर अब साल में ये दोबारा मिनी बजट की सूरत में कुछ चीज़ नहीं बदली जाएगी, स्मूथली यही चलेंगे। टैक्स पेयर को फैसला कर लेना चाहिए इनके मुताबिक चलने का। तो सर ये है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर कोई फिजिबिलिटी पैदा की जाए तो ज़रूरी है कि, क्योंकि अगर आपने मुल्क को एक सस्टेन करना है तो इन चीज़ों को आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर आप ये स्टेप्स नहीं लेंगे तो सर मुल्क के हालात जो इस टाइम हुए हुए हैं ना वो मज़ीद ख़राब हो गए। उन्हीं अख्तर अंसारी साहब, आप क्या समझते हैं, किस तरह मसाइल का हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? टैक्सेशन से लोग परेशान हैं या भाग रहे हैं, उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। कोई सेमिनार FBR ऐसे अरेंज करे कि जो लोग भाग रहे हैं, टैक्स नेट में नहीं आना चाह रहे, कोई SRO 350 जैसे SRO और भी आए हैं इसकी वजह से, या ये जो हार्श अमेंडमेंट है उसकी वजह से, तो कोई ऐसे एजुकेशनल सेमिनार FBR को चाहिए अरेंज करवाए। सेकंड ये है जो टैक्स का रेट है बहुत हाई है, उसको वो सिंगल डिजिट करे। 18% टू मच रेट है, अगर वो सिंगल डिजिट कर देते हैं तो मैं ये समझता हूँ बिजनेसमैन बिज़नेस भी ग्रो करेगा और टैक्स नेट में खुद आना भी चाहेगा और टैक्स भी अच्छे तरीके से देगा। टैक्स बिल्कुल लगाएं, टैक्स देना चाहिए, और ये मैं समझता हूँ कि मुल्क व कौम की मफाद के लिए बहुत बेहतर है। तो टैक्स नेट में लोग आना चाहते हैं, लेकिन ये जो इनकी पॉलिसीज़ हैं जो अचानक से बदल जाती हैं, रात एक दिन पॉलिसी कुछ और होती है, सुबह बदला जाता है, पॉलिसी चेंज हो गई है, हर चीज़ डिलीट हो गई है, अमेंडमेंट आ गई है और वो नया लॉ कोई उसमें पास कर देते हैं, ये मेरे हाल मुनासिब नहीं है। और जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो इन्वेस्टर हैं, वो कन्फ्यूज़ हैं, उनको कोई क्लैरिटी नहीं है कि कल को क्या हो जाना है, कोई नया लॉ आ जाना है, कोई और इसमें तब्दीली आ जानी है। इसमें जब वो क्लैरिटी चीज़ को दे दें, एक बार लॉ बना दें और वो चलता जाए। जब देखें, अब पिछले दिनों में भी एक मेंबर साहब से हमारी मुलाकात थी, उन्होंने कहा जी सारा सिस्टम हमने बनाया, इसका EFBR पे लोगों को रिटर्न, सेल टैक्स रिटर्न को फ़ाइल करना सिखाया, सारा कुछ किया। अभी लोगों को रिटर्न फाइल करना आई ही नहीं है, तो उठा के सिस्टम सारा IRS पे ले गए हैं। अभी EFBR पे लोगों को रिटर्न फाइल करनी आती नहीं थी, तो IRS दे दिया, फिर वो सारा सिस्टम IRS पे चला गया। अब इसी तरीके से ये नए नए सॉफ्टवेयर लॉन्च करते हैं, ये बेसिकली उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लॉन्च करके कि भी अगर चल गया तो ठीक है, ना चला तो फिर वापस आज सेमिनार करें, ये बताएं, या मार्केट्स में अपनी टीम भेजें, या जो भी इनका जादूगर होता है अपनी कारीगरी दिखाता है जी, उस पहले निकल जाता है, इनको कुछ समझ ना आ जाए मेरी जादू की। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। साहब आपके बहुत शुक्रिया, नदीम भट्ट साहब आपको बहुत शुक्रिया, उमर बाजवा साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाजरीन, लोग टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन टैक्स लेने के लिए हुकूमत को ऐसी पॉलिसियाँ बनानी चाहिए जिनमें तसलसल हो और लोगों के लिए आसानियाँ हो। टैक्स आएगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।